हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 12 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और ये हमारे फ्लैमिंगो बुक का पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। सो इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर फुल्ली डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूँगी और काफ़ी इजी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप सबको समझ में आए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, सिर्फ समरी देखने से काम नहीं होता है, आप एग्जाम्स में नहीं लिख पाओगे, इसलिए आपको एटलीस्ट पूरा चैप्टर डिटेल्ड में पता होना ही चाहिए। तो मैं आपको डिटेल्ड में बताने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के राइटर का नाम है अल्फांसो डॉर्डिच, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो ये जो लेसन है, ये लेसन हमें फ्रैंको पर्शियन वॉर के बारे में बताता है। फ्रैंको पर्शियन वॉर यानी फ्रांस और पर्शिया का वॉर, जो कि 1870 और 1871 में चल रहा था। तो अब ये पर्शिया क्या है? पर्शिया यानी कि उस टाइम पे जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ रीजन्स को मिलाकर पर्शियन किंगडम बनाया गया था। तो पर्शियन किंगडम और फ्रांस किंगडम के बीच में वॉर चल रहा था एंड पर्शियन किंगडम का जो रूलर था उसका नाम था बिस्मार्क। तो वॉर का रिजल्ट क्या होता है? वॉर का आउटकम क्या होता है कि जो फ्रांस है वो पर्शिया से हार जाता है और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन वो पर्शिया के हाथ में आ जाता है, यानी पर्शिया के कब्जे में आ जाता है। तो अब जब फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन पर्शिया के हाथ में आ जाते हैं तो वो ना सिर्फ इस पर रूल करते हैं बल्कि अपना खुद का लैंग्वेज यानी जर्मन लैंग्वेज उन लोगों पर थोप देते हैं। यानी उनका खुद का लैंग्वेज था फ्रेंच, उसको हटाकर वो लोग अपना लैंग्वेज जर्मन उन पर थोप देते हैं। तो इसका रिजल्ट स्कूल लाइफ पर क्या पड़ता है, स्कूल्स पर इसका रिजल्ट क्या पड़ता है? चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो इसी चीज के बारे में, इसी चीज के ऊपर हम स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टोरी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमारा ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का नरेटर एक छोटा सा स्कूल जाने वाला बॉय होता है जिसका नाम होता है फ्रांस। तो उस दिन जो फ्रांस है वो स्कूल जा रहा होता है एंड वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था एंड दूसरी बात की उसने प्रिपरेशंस नहीं करी थी। किस चीज की? उसके जो टीचर थे एमएमएल, उन्होंने उन लोगों को प्रीवियस डे बोला था कि मैं नेक्स्ट डे तुम लोगों का टेस्ट लूंगा पार्टिसिपल्स के ऊपर। तो उसने प्रिपरेशंस नहीं किया था, उसे पार्टिसिपल्स का ए भी नहीं आता था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि उसके टीचर उसे स्कोल्ड करेंगे। तो जब वो स्कूल जा रहा होता है उस दिन बहुत ही वार्म और ब्राइट वेदर था एकदम, और चिड़िया जो है वो चहचहा रही होती हैं और पर्शियन सोल्जर्स जो थे वो ओपन फील्ड में ड्रिल कर रहे थे। तो वो लड़का अपने आप में ही सोचता है कि क्या मैं स्कूल बंक कर लूं और पूरा दिन बाहर रहूं। तो अब स्कूल बंक करना अपने टेस्ट से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी था और अच्छा था उसके लिए। लेकिन वो इन सभी डिस्ट्रैक्शन से खुद को हटाता है, अपना नज़र जो है वो इन सभी डिस्ट्रैक्शन से हटाता है एंड वो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाता है और वो जल्दी जल्दी स्कूल जाने लगता है। तो अब जो है वो टाउन हॉल का सीन आता है। जब वो टाउन हॉल से गुजर रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड था और वहाँ पर बहुत भीड़ जमी हुई थी। तो बुलेटिन बोर्ड यानी कि एक नोटिस बोर्ड होता है, जैसे हमारे स्कूल में एक बोर्ड होता है जहाँ पर हमेशा नोटिस लगी हुई होती है, ठीक वैसा ही वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर कोई नोटिस था। तो फ्रांस और पर्शिया के बीच में जो वॉर था वो 2 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था एंड तब से उस बोर्ड पर खाली बैड ही न्यूज़ आता था, जैसे कि कोई वॉर हार गया या फिर एल्सेसे और लॉरेन जो है वो अब पर्शिया के कंट्रोल में है। तो ये सारे बैड न्यूज़ उस बुलेटिन बोर्ड पर होते थे, यानी उस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही लोगों को न्यूज़ बताया जाता था। तो अब जो फ्रांस है वो अपने स्कूल की तरफ चलते चलते ही खुद में ही सोचता है कि अब क्या न्यूज़ हो सकता है उस बोर्ड पे। एंड फिर वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसको लेट हो रहा था। कि तभी ब्लैकस्मिथ और वॉचर जो कि बुलेटिन बोर्ड के वहां पर खड़े होकर नोटिस पढ़ रहे थे, जब वो उसे देखते हैं तो वो उससे कहते हैं कि हे बब, इतने फास्ट मत जाओ, इतने तेज मत जाओ, तुम स्कूल के लिए लेट नहीं होगे, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तो ये सुनकर जो फ्रांस है वो सोचता है कि ये लोग जरूर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ इसलिए। तो अब जब वो एमएमएल के छोटे से गार्डन में पहुंचता है, यानी कि स्कूल का बाहर का जो छोटा सा गार्डन है वहां पर पहुंचता है, तो वो बहुत ही ज्यादा थक गया था क्योंकि वो इतनी तेज चलकर आ रहा था इसलिए।
तो यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो बाहर स्ट्रीट से ही स्कूल के अंदर से हसल बसल की आवाज़ आने लगती है, यानी कि शोरगुल की आवाज़ आती है। एंड डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ आती है। क्लास में ज़ोर ज़ोर से लेसन्स पढ़ने की आवाज़ आती है। कुछ बच्चे अपना कान पर हाथ दे के ऐसे कंसंट्रेट करने के लिए लेसन्स पढ़ते हैं। और टीचर के रूलर का यानी स्केल का बेंच पर टेबल पर मारने की आवाज़ आती है। बट उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, एकदम शांत माहौल था और ऐसा लग रहा था कि आज स्कूल बंद है। तो फ्रांस ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि वो इस शोरगुल में यानी इस कमोशन में यानी इस नॉइज में सबसे बचते हुए, सबसे छिपते हुए सीधे क्लासरूम में जाकर बैठ जाएगा। बट आज के शांत एटमॉस्फेयर को देखकर फ्रांस का प्लान तो इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल ही था। तो अब जो फ्रांस है वो विंडो से क्लास के अंदर देखता है कि उसके जितने भी क्लासमेट्स थे वो अपने सीट पर बैठे हुए थे और एमएमएल उनके टीचर हाथ में आयरन का बना हुआ रूलर लिए यहाँ से वहाँ चल रहे थे। तो अब जो नरेटर है यानी कि जो फ्रांस है वो हमसे कहता है कि अब मुझे सबके सामने दरवाज़ा खोलकर सबके सामने जाना था। तो आप लोग इमेजिन कर ही सकते हो कि उस टाइम पे मुझे कितना डर लग रहा था और मैं कितना शेम फील कर रहा था। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। एमएमएल जब फ्रांस को देखते हैं तो वो बहुत ही काइंडली मैनर में उससे कहते हैं कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, यानी तुम अपने प्लेस पर जल्दी से जाकर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो अब जो फ्रांस है वो जल्दी जल्दी जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है। एंड कुछ टाइम बाद जब वो अपना फियर ओवरकम कर लेता है एंड कंफर्टेबल हो जाता है, तब वो नोटिस करता है कि उसके जो टीचर थे एमएमएल, उन्होंने आज कुछ स्पेशल ड्रेस पहनकर आए हुए थे। तो वो देखता है कि उसके जो टीचर हैं उन्होंने एक सुंदर सा ग्रीन कोट पहन रखा था, एक फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी और एक छोटा सा ब्लैक सिल्क कैप पहन रखा था जो कि एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ था। तो ये जो उनका ड्रेस था वो स्पेशल ड्रेस था और वो इस ड्रेस को स्पेशल ओकेशंस पर ही पहना करते थे, यानी कि इंस्पेक्शन वाले दिन या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जिस दिन होता था उस दिन वो इस ड्रेस को पहना करते थे। तो फ्रांस जो है वो सोचता है कि आज तो कोई स्पेशल ओकेशन नहीं है, आज तो नॉर्मल दिन है, फिर एमएमएल ने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो आज स्कूल का जो एटमॉस्फेयर था वो तो एकदम बदला बदला सा था ही, यानी स्कूल जो था एकदम अनयूजुअल था और एकदम सीरियस था। इसके अलावा जो फ्रांस है वो ऐड करता है और वो कहता है कि सबसे सरप्राइज कर देने वाली बात उसे ये लगी कि जो बैक बेंचेस थे वो खाली नहीं थे, बल्कि उन बैक बेंचेस पे जो गांव के लोग थे वो बैठे हुए थे, वो चुपचाप उस बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। तो ये चीज़ फ्रांस को बहुत ही सरप्राइज कर देने वाली लगी। उसने देखा कि वहां पर एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसने 3 कॉर्नर वाली हैट पहन रखी थी और जो फॉर्मर मेयर था वो बैठा हुआ था, फॉर्मर पोस्टमैन बैठा हुआ था और बाकी सारे जो विलेजर्स थे वो सभी बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। एंड वो सभी लोग जो थे वो एकदम सैड दिख रहे थे और जो ओल्ड मैन था जिसने 3 कॉर्नर वाली हैट पहन रखी थी वो अपने साथ एक प्राइमर लेकर आया हुआ था। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर जो है वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक बेसिक सा बुक होता है। तो वो अपने साथ प्राइमर लेकर आया हुआ होता है जिसके पेजेस फटे हुए होते हैं, मतलब वो ओल्ड होता है और थोड़ा डैमेज होता है। तो उसने उस बुक को खोल कर रखा हुआ था अपने घुटनों पर, अपने नीज पर, एंड उसके ऊपर उसने अपने स्पेक्टिकल्स को रखे हुए थे। तो जब फ्रांस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि क्या हो रहा है स्कूल में, कि तभी जो एमएमएल है वो अपने चेयर पर से उठते हैं। तो वो उसी जेंटल और सीरियस टोन में क्लास को कहते हैं कि माय स्टूडेंट्स, ये आज का जो आपका लेसन है ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से आपको स्कूल्स में जर्मन सिखाई जाएगी, क्योंकि एल्सेस और लॉरेन जो है वो अब पर्शिया के कंट्रोल में है। इसलिए कल से आपके लिए नया टीचर आएगा जो कि आपको जर्मन पढ़ाएगा। इसलिए आज का ये जो क्लास है ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज इस क्लास में सब लोग अच्छे से अटेंशन दे। तो ये सुनते ही फ्रांस को एकदम शॉक लगता है कि अब से वो फ्रेंच नहीं सीख पाएगा। एंड तब उसे समझ में आता है कि उस बुलेटिन बोर्ड पे जो न्यूज़ था वो क्या था।
तो यहाँ से जो फ्रांस है उसे रिग्रेट फील होने लगता है और वो कहता है कि ये मेरा फ्रेंच का आखिरी लेसन है और मुझे तो फ्रेंच लिखना ठीक से आता भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अब तो मैं फ्रेंच और सीख भी नहीं पाऊँगा। और वो रिग्रेट करने लगता है कि जब मुझे लेसन्स पढ़ाए जा रहे थे तब मैंने क्लास में कंसंट्रेट क्यों नहीं किया, मैं क्यों चिड़ियों के अंडों के पीछे गया, मैंने क्यों क्लास में बंक मारी, क्यों मैं रिवर्स के पास खेलने गया, क्यों मैं रिवर के पास यानी सार जो है वो एक रिवर का नाम है, तो क्यों मैं वहाँ पर खेलने गया। तो वो ये सब कुछ सोच रहा होता है और वो रिग्रेट कर रहा होता है। तो क्या होता है ना कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तब हमें उसकी कीमत, उसकी वैल्यू नहीं पता होती है, लेकिन जब वो हमसे छिन जाती है तब जाके हमें उसकी वैल्यू का पता चलता है। ठीक वैसा ही फ्रांस के साथ यहाँ पर हो रहा है। तो अब तक जो फ्रांस है वो अपने बुक्स को यानी अपने ग्रामर और अपने हिस्ट्री के बुक्स को बर्डन मानता था और वो उसके लिए कितने भारी होते थे वो उन्हें कैरी नहीं कर पाता था। बट सडनली उसका जो माइंड है वो चेंज हो जाता है और वो कहता है कि ये बुक्स जो अब तक मेरे साथ थे वो अब मेरे बेस्ट फ्रेंड है और मैं इन्हें अब छोड़ नहीं सकता, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर जो राइटर है वो हमें शो करना चाहते हैं कि कैसे उस न्यूज़ को जानने के बाद कि अब से जो फ्रांस है वो फ्रेंच नहीं सीख पाएगा, तो उसको उस न्यूज़ के बारे में जब पता चलता है तो उसका एटीट्यूड कैसे चेंज हो जाता है। यानी जो बुक्स उसे पहले एकदम बोरिंग लगते थे, बर्डन लगते थे, वो सडनली उसके बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। तो उनके जो टीचर थे एम हेमल, जो कि वहाँ से जाने वाले थे, उस स्कूल को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाले थे, तो उनको लेकर भी फ्रांस के ऊपर सेम इम्पैक्ट पड़ता है और वो उनके रूलर की पिटाई भूल जाता है एंड उनका गुस्सा भूल जाता है और वो कहता है कि मैं उनको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं उनको यहाँ से जाने नहीं दे सकता। यानी अपने टीचर को लेकर भी उसका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। तो अब जाके फ्रांस को समझ में आता है कि उस दिन एम हेमल ने अपने स्पेशल कपड़े क्यों पहने थे, क्योंकि वो अपने लास्ट लेसन को ऑनर करना चाहते थे, अपने लास्ट लेसन को ऑनर देना चाहते थे, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते थे। तो जो विलेज के लोग थे वो क्लास में इसलिए आए हुए थे क्योंकि उन लोगों को पछतावा हो रहा था, वो लोग रिपेंट कर रहे थे कि उन्होंने अपने बचपन में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी एंड वो वहाँ पर टीचर को यानी एम हेमल को थैंक्स कहने आए हुए थे क्योंकि एम हेमल ने 40 सालों तक स्कूल में पढ़ाया था एंड ऑल्सो वो अपने कंट्री को रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए हुए थे एंड वो बहुत ही ज़्यादा सैड थे कि उनका जो मदर टंग है यानी फ्रेंच वो अब से स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो जब फ्रांस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी जो टीचर है वो उसका नाम बुलाते हैं क्योंकि उस दिन उसका पार्टिसिपल का टेस्ट था एंड अब उसकी बारी थी, इसलिए जो टीचर है वो उसका नाम बुलाते हैं। तो अब फ्रांस की बारी थी रिसाइट करने की। तो उस न्यूज़ को सुनने के बाद जो फ्रांस है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है स्टडी को लेकर। तो जो फ्रांस है वो चाहता था कि वो पूरा टॉपिक को वन गो में बिना किसी मिस्टेक के वो रिसाइट कर दे टीचर के सामने, यानी वो अपना पूरा एफर्ट लगाए और पूरे एफर्ट के साथ वो वन गो में बिना किसी मिस्टेक के उस टॉपिक को रिसाइट कर दे और अपने टीचर को प्लीज़ कर दे। तो वो ऐसा कुछ करना चाहता था, लेकिन जो फ्रांस है वो जब बोलना शुरू करता है तो वो एक वर्ड बोलता है और फिर कंफ्यूज हो जाता है एंड वो सब कुछ मिक्स्ड अप कर देता है। उसका जो दिल है वो जोर से धड़कने लगता है, उसका जो हार्ट है वो बहुत ही फास्ट बीट करने लगता है एंड उसे खुद पर बहुत ही ज़्यादा शेम फील हो रहा था एंड उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, उसको करेज नहीं हो रहा था कि वो अपना फेस टीचर को दिखा पाए। तो अब जो एम हेमल है वो फ्रांस से कहते हैं कि मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, और वो कहते हैं कि हर रोज़ तुम कहा करते थे कि मैं कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, और तुम्हारे पास बहुत टाइम है इसलिए तुम कल कर लोगे, लेकिन अब वो कल कभी नहीं आएगा क्योंकि अब आज के बाद तुम्हें फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो अब जो एम हेमल है वो कहते हैं कि एल्सेस के जो लोग हैं उनको ब्लेम करने की ज़रूरत है क्योंकि वो लोग लर्निंग को लेकर सीरियस नहीं है। और फिर वो क्लास को कहते हैं कि हमारे जो एनिमीज है यानी कि जो पर्शियंस है वो कल से हमारे ऊपर हंसेंगे और वो कहेंगे कि तुम लोग तो फ्रेंच मैन हो और तुम्हें अपनी ही लैंग्वेज को पढ़ना या लिखना नहीं आता। एंड फिर वो फ्रांस से कहते हैं कि फ्रांस तुम्हें गिल्टी होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है।
तो अब जो एम हेमेल है वो फ्रांस के पेरेंट्स को ब्लेम करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने तुम्हें कभी भी पढ़ने के लिए नहीं बोला और वो तुम्हारे पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं थे, बल्कि वो तो चाहते हैं कि तुम एक फार्म या मिल में काम करो चंद पैसों के लिए। और फिर वो कहते हैं कि एज अ टीचर इसमें मेरी भी गलती है कि मैंने तुम लोगों को उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ाया और मैं तुम्हें अपने घर पर भेज दिया करता था पौधों में पानी डालने के लिए, या फिर कभी कभी मैं फिशिंग पर जाने के लिए तुम्हारी छुट्टी डिक्लेयर कर दिया करता था। तो अब जो एम हेमेल है वो फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज करते हुए कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। और फिर वो क्लास को कहते हैं कि हो सके तो तुम लोग इस लैंग्वेज को गार्ड करके रखना, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम स्लेवरी के प्रिजन से बाहर निकल सकते हैं, स्लेवरी से बाहर निकल सकते हैं। अगर एक पर्सन को अपना मदर टंग आता है अच्छे से तो कोई भी उसे स्लेव नहीं बना सकता। और फिर वो कहते हैं कि अगर किसी को अपना मदर टंग लैंग्वेज आता है तो वो अपने उस लैंग्वेज से ही डिस्क्रिमिनेशन डोमिनेशन के खिलाफ फाइट कर सकता है। तो ऐसा एम हेमेल का मानना था। तो उसके बाद जो एम हेमेल है वो एक ग्रामर का बुक खोलते हैं और वो क्लास में एक ग्रामर का लेसन करवाते हैं। तो उस दिन जो फ्रांस है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था, क्योंकि उसे वो लेसन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। तो वो सोचता है या तो मैं आज बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव हूँ, या फिर हो सकता है कि जो एम हेमेल है वो आज बहुत ही पेशेंस के साथ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसे बहुत ही आसानी से वो लेसन समझ में आ जाता है। फिर जो फ्रांस है उसको रियलाइज होता है कि जो टीचर हैं वो अपनी पूरी नॉलेज आज के इस लास्ट क्लास में दे देना चाहते हैं। तो अब ग्रामर क्लास के बाद उनके राइटिंग की क्लास थी। तो एम हेमेल जो है वो पूरे क्लास को नई नोटबुक्स देते हैं जिसके ऊपर फ्रांस एल्सेस करके ब्यूटीफुली अच्छे से एकदम सुंदर से लिखा हुआ था उस नोटबुक के ऊपर। तो अब जो फ्रांस है उसके अंदर एक पैट्रोटिज्म की फीलिंग आ जाती है और वो कहता है कि उस नोटबुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारे स्कूल रूम में छोटे छोटे फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं। तो उस दिन पूरी की पूरी क्लास जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव थी और सब लोग अपने राइटिंग में बिजी थे और कहीं से भी किसी भी तरह का साउंड नहीं सुनाई दे रहा था, यानी एकदम शांत माहौल था और सब लोग लिखने में बिजी थे। सिर्फ उनके पेपर पर पेन से स्क्रैच करने की आवाज़ आ रही थी, यानी लिखने की आवाज़ आ रही थी, इतना शांत माहौल था। तो अब जो नरेटर है वो कहते हैं कि जब सब लोग लिख ही रहे होते हैं कि तभी क्लास के अंदर कुछ बिटल्स उड़कर आते हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर अटेंशन नहीं देता है। यानी सब लोग इतना बिजी थे अपने काम में कि कोई भी उसके ऊपर अटेंशन नहीं देता है। यहाँ तक कि जो छोटे स्टूडेंट्स थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। यानी वो सभी लोग इतना बिजी थे अपने काम में, इतना अटेंटिव थे कि जो नरेटर है वो देखते हैं कि उनके क्लास के रूफ पर कुछ पीजन्स बैठे हुए थे। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी स्टूडेंट्स हैं और जो पीजन्स थे वो अपने क्लॉज से यानी अपने पंजों से रूफ के ऊपर स्क्रैच कर रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी अपना फ्रेंच का लेसन जो है वो उसको लिख रहे हैं और वो लोग भी अपने लेसन को लिखने में बिजी हैं। तो जो पीजन्स थे जो रूफ के ऊपर बैठे हुए थे वो लोग कू करते हैं, यानी वो बहुत ही धीरे आवाज में अपना साउंड निकालते हैं और वो लोग कू करते हैं। तो इस पर जो फ्रांस है वो सोचता है कि क्या वो लोग इन पीजन्स को भी जर्मन में बोलना सिखाएंगे, जर्मन में गाना गाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो राइटर है वो कहना चाहता है कि एक लैंग्वेज जो होता है वो नेचुरली आता है और कोई भी किसी के ऊपर किसी भी लैंग्वेज को थोप नहीं सकता, चाहे वो पीजन हो या फिर कोई फ्रेंच मैन हो। तो अपना लेसन लिखते लिखते फ्रांस जब अपना सर उठाता बाहर की तरफ या यहाँ वहाँ देखने के लिए, तो वो देखता है कि एम हेमेल जो थे वो चुपचाप एकदम शांत अपने चेयर पर बैठे हुए थे और वो क्लास के हर एक चीज़ को एक टक होकर देख रहे थे। यानी एज इफ ऐसा लग रहा था कि वो सभी चीज़ों को देख देख कर अपने माइंड में उनका एक फ़ोटो जो है वो यानी उस क्लास की मेमोरीज को अपने माइंड में एकदम बिठाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि उस टाइम पर कोई कैमरास नहीं था कि वो उसकी पिक्चर क्लिक करके लेकर जाए और जब उसकी याद आए तो वो उसे देख ले खोलकर। तो वो क्या कर रहे थे कि वो क्लास के हर एक चीज़ को एकदम गौर से देख रहे थे ताकि वो उसकी एक तस्वीर अपने दिमाग में सेट कर ले।
तो एम हेमल जो थे वो उस स्कूल में 40 सालों से पढ़ा रहे थे एंड तब से उस स्कूल में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ था। कुछ चीज़ें ही बदली थी, जैसे कि जो वॉलनट ट्रीज जो उन्होंने तब अपने गार्डन में प्लांट किया था वो अब बड़ा हो गया था, और जो हॉप वाइन ट्री था वो भी बड़ा हो गया था। एंड उस टाइम पर जो स्कूल के डेस्क थे वो नए हुआ करते थे, जो कि अब पुराने हो गए हैं 40 साल बीत जाने पर। तो बस इतनी सी चीज़ें ही बदली थी उस स्कूल में तब से, और बाकी सभी चीज़ें वैसी की वैसी ही थीं। तो अब जो फ्रांस है उसको फील होता है कि उसके जो टीचर है उनका दिल बहुत ही ज़्यादा दुखा है, और उनका जो दिल है वो एकदम टूट गया है, क्योंकि जिस स्कूल में उन्होंने 40 सालों से पढ़ाया उसी स्कूल से उन्हें निकाला जा रहा था। तो ऊपर से लगेज के पैक करने की और उनको मूव करने की आवाज़ आ रही थी, जो कि उनके सिस्टर लगेज को पैक कर रही थी, क्योंकि उनको नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट डे वहाँ उस जगह को छोड़कर जाना था, यानी उस स्कूल को छोड़कर जाना था। तो एम हेमल जो है वो एकदम कंपोज होकर, एकदम शांत होकर पूरी क्लास से लेसन को सुनते हैं। तो राइटिंग का क्लास हो जाने के बाद एक हिस्ट्री की क्लास होती है, एंड उसके बाद एक अल्फ़ाबेट्स की क्लास होती है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स जो है वो अल्फ़ाबेट्स को रिसाइट करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रांस है उसने पूरी क्लास को बेबीज करके रेफर किया है, क्योंकि ऑल दो वो लोग बड़े हो गए थे, लेकिन वो लोग उन अल्फ़ाबेट्स को सेम टोन में रिसाइट कर रहे थे, जो कि ज़्यादातर छोटे बच्चे करते हैं। इसलिए वो यहाँ पर अपने आप को और पूरी क्लास को बेबीज करके रेफर करता है। तो अब जो हॉसर था जिसने 3 कॉर्नर वाली कैप पहनी थी वो अपना स्पेक्टिकल्स रखता है, और वो उस प्राइमर बुक को अपने हाथ में पकड़े हुए लेटर्स को रिसाइट कर रहा था पूरी क्लास को। एंड उसके साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, एंड उसकी आवाज़ जो है वो ट्रेम्बल कर रही थी, कांप रही थी जब वो बोल रहा था। तो फ्रांस के अंदर मिक्स फीलिंग्स थी। एक तरफ उसे बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा था कि एक बुढ़ा सा आदमी जो कि रो रहा था और वो ट्रेम्बल कर रहा था, एंड वहीं दूसरी तरफ फ्रांस भी जो था वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था, हॉसर की तरह ही। तो अब जो फ्रांस है यानी कि जो नरेटर है वो कहता है कि मैं इस लास्ट लेसन को कभी भी भूल नहीं सकता, कि तभी चर्च में लगी जो क्लॉक थी वो 12 पर स्ट्रक करती है, एंड एंगुलस जो प्रेयर था वो बजना शुरू हो जाता है। उसी मोमेंट पर ट्रम्पेट्स की आवाज़ आ रही थी, जो कि पर्शियन सोल्जर्स बजा रहे थे, जो कि अपना ड्रिलिंग का काम करके लौट रहे थे। तो एम हेमल का जो फेस था वो एकदम डल हो गया था, एकदम कलरलेस हो गया था, क्योंकि अब वो टाइम आ गया था जब उन्हें क्लास को डिसमिस करना था, यानी क्लास अब खत्म होने वाली थी। तो अब जो एम हेमल है वो सीधा खड़े हो जाते हैं, एकदम स्ट्रेट और मोशनलेस खड़े हो जाते हैं। तो इस पर जो फ्रांस है वो कहता है कि आज वो कुछ ज़्यादा ही लंबे लग रहे थे, और इतना लंबा आज से पहले उसने उनको कभी नहीं देखा था। तो अब जो एम हेमल है वो बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि माय फ्रेंड्स आई, बट वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो वो क्या करते हैं कि वो एक पीस ऑफ चॉक लेते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं, और वहाँ पर वो जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा विवे ला फ्रांस लिख देते हैं, जिसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। एंड फिर वो लिखना बंद कर देते हैं, और उनका जो हेड है वो वॉल की तरफ लीन हो जाता है, यानी उनका जो सर है वो दीवार की तरफ झुक जाता है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। एंड वो हैंड के जेस्चर से ही क्लास को कहते हैं कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। तो दैट्स ऑल, ये था हमारा चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। एंड हाँ, आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।